हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का टॉपिक 1.12 और 1.13 जो एनसीईआरटी का टॉपिक है भाई। तो देखिए इसमें लिखा हुआ एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल। और जो आपका पॉइंट 1.13 है सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट 1.12 एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, इसको हम मिटा देते हैं अभी। देखिए तो इसको निकालने के लिए हम जानते हैं एक तो हम द्विध्रुव पर बल निकालेंगे, द्विध्रुव पर बल, और एक द्विध्रुव पर बल आघूर्ण निकालेंगे, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब देखिए कहां निकालना है आपको, वैद्युत क्षेत्र में। क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव पर बल। एक तो बल निकालना है, एक क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो सबसे पहले चलिए हम बनाते क्या है भाई, एक चित्र बनाते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इसमें है भाई ये सब, और इसी में हम क्या निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव पर बल। जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव आपका है, ये यहां तक हम बढ़ा देते हैं। यहां पर आवेश माइनस क्यू है और यहां पर आवेश प्लस क्यू है। अब देखिए इसके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं 2l। यहां से लेकर बच्चों कहां तक, यहां तक। तो हमने दूरी क्या मान ली, 2l। अब ये किसका निर्माण कर रहा है, ये बहुत अल्प दूरी है, तो वैद्युत द्विध्रुव का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल इधर की ओर कार्यरत होगा, F1 इसे मान लेते हैं, और एक बल इधर की ओर कार्यरत होगा, इसको मिटा देते इधर, F2 इसे मान लेते हैं भाई, ये माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे तो ये वैद्युत द्विध्रुव पर ही तो बल लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, क्योंकि ये आपकी क्या है, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं है ना, इनके कारण इस पर क्या आरोपित हो रहा है, एक प्रकार का बल आरोपित हो रहा है। अब देखिए इस बल को हम निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि बल निकालने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हम द्विध्रुव पर बल ही निकालेंगे। ये द्विध्रुव है ना, द्विध्रुव आघूर्ण बन रहा है, इसी पर हम क्या निकालेंगे भाई, बल निकालेंगे। तो द्विध्रुव पर बल क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे पहले आप पढ़ चुके हो। E इक्वल टू होता है F/Q, या यहां से F इक्वल टू हो जाएगा E या QE, QE। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी से हम क्या निकालेंगे, F1 और F2 निकाल लेंगे। अतः यहां लिखिएगा, हम जानते हैं कि ठीक है, E इक्वल टू F/Q या F इक्वल टू QE। अतः F1 बराबर हो जाएगा, अब देखिए प्लस आवेश के कारण है तो प्लस QE, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए F2 माइनस आवेश के कारण है तो ये माइनस में हो जाएगा बल, F2 इक्वल टू हो जाएगा -QE। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इस पर यही तो दो बल लग रहे हैं भाई, एक इधर एक इधर। तो वैद्युत द्विध्रुव पर कुल बल क्या हो जाएगा, यानी बल, कुल बल F इक्वल टू हो जाएगा F1 प्लस F2, या हम यहां से कह सकते हैं QE माइनस QE, क्योंकि ये माइनस में है ना तो माइनस हमने रख दिया, ये हो जाएगा कैंसिल। तो F इक्वल टू आ जाएगा क्या, 0। ठीक है, F आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यदि कोई द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हो तो उस पर लगने वाला बल F क्या होता है, 0 होता है। F क्या होता है बच्चों, 0 होता है। जैसे यहां क्या आया, 0 आ गया।
तो द्विध्रुव पर बल पहुंच ले, देखिए द्विध्रुव पर केवल बल की बात कर रहे हैं अभी हम, बल आघूर्ण की बात नहीं कर रहे हैं। तो द्विध्रुव पर बल क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण रखा जाए तो उस पर जो बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल 0 होता है। अब द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, तो अब इसकी हम बात करते हैं भाई, बल आघूर्ण है। तो बल आघूर्ण क्या होता है बच्चों, बल आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण, तो बल आघूर्ण होता है एक बल का मान, एक बल का मान और गुणे एक बल का हम मान ले लेंगे और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ठीक है। जैसे यहां देखिए, इसको हम थोड़ा सा चित्र इस प्रकार से बनाते हैं, इसको हमने थोड़ा सा दिया बड़ा करके, तो ये इस प्रकार से आपका चित्र हो गया। यहां हम कोण थीटा मान लेते हैं, इसको हमने माना ये और इसको माना बी और इसे मान लेते हैं हम सी। तो देखिए सी क्या है, समकोण त्रिभुज, एबीसी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहां से देखिए हम निकालते हैं एक बल का मान और गुणे उनके बीच की क्या, दूरी, ठीक है, गुणे उनके बीच की दूरी। अब बल आघूर्ण जो हो जाएगा आपका, टाउ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो एक बल का मान कोई भी बल ले लीजिए, F1 ले लीजिए चाहे F2 ले लीजिए, चलो F1 ही ले लेते हैं। तो F1 यानी QE और गुणे उनके बीच की दूरी, और वो दूरी हम लेंगे ये लंबवत दूरी, ये वाली कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। तो यहां लिख लीजिए उनके बीच की जो दूरी होगी, उनके बीच की लंबवत दूरी ले लेते हैं भाई, क्या, लंबवत दूरी, ये वाली दूरी, ठीक है। जैसे यहां से देखा जाए यहां तक कितना दूर है, यही है। तो लंबवत दूरी आपकी क्या हो जाएगी, BC, BC। तो यहां से जब आप देखेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, ये जे हमने बना दिया है, ये टाउ होना चाहिए भाई, टाउ इस प्रकार से उल्टा जे बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो QE इंटू BC, तो QE ऐसे लिखा रहने दीजिए और BC तो हमने माना है, तो इसको इसके पदों में क्या कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं, इसको इसके पदों में व्यक्त कर देते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, यहां हम जानते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, या ACB लिख सकते हैं। ABC में ये देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी BC बटे क्या, AB, यानी यहां से BC निकाल सकते हैं। तो BC इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, या इसको लिख दें ये भी साइन थीटा, गुणा हो जाएगा ना, तो ये भी साइन थीटा, तो ये भी साइन थीटा हो गया। और ये भी का मान तो आपको पता है ना, इसका मान तो नहीं पता था, ये भी का मान तो आपको पता है कितना है, 2L। तो BC इक्वल टू हो जाएगा AB इंटू, यानी AB की जगह हम लिख देंगे 2L, क्योंकि AB का मान क्या है, 2L ही तो है, 2L साइन थीटा। तो यहां बच्चों हम क्या लिखेंगे, QE और BC की जगह क्या लिख देंगे, AB 2L साइन थीटा। चलिए BC की जगह लिख देते हैं, यहां से देखिए BC का मान यही तो आया है, तो BC को 2L साइन थीटा से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो यहां लिखेंगे 2L साइन थीटा। अब देखिए बच्चों, यहां से 2L को अगर Q से गुणा कराएंगे तो 2QL हो जाएगा, और उसे हम कहते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं उसे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए यहां से हम लिखते हैं कि टाउ इज इक्वल टू, यहां हमने लिख दिया 2QL, इसी को आगे पीछे कर देते हैं, और इंटू E साइन थीटा, E साइन थीटा।
और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे P, यानी दिस इक्वल टू हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा, यानी टाउ का मान कितना आया P ई साइन थीटा। ये है भाई बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो होता है एक बल का मान और गुणे उनके बीच की क्या होती है लंबवत दूरी होती है, उनके बीच की क्या होगी लंबवत दूरी होगी। तो यहां से आपको पता चला कि टाउ इज इक्वल टू है पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, जहां पी क्या है द्विध्रुव आघूर्ण, क्या है द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने निकाला भाई द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जिसे टाउ से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ साइन थीटा लिखा हुआ है, तो साइन थीटा का मान जैसे जैसे इसको हम झुकाते जाएंगे कम होता जाएगा, इसको बड़ा करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा बड़ा होता जाएगा। तो यहां से कई सारी क्या हो सकती कंडीशन निकल सकती हैं, तो उन कंडीशन को हम यहां समझ लेते हैं, यहां काफी जगह है या इसको हम मिटा देते हैं और यहां समझ लेते हैं। देखिए यहां समझते हैं, जैसे देखिए साइन थीटा अगर हम रखें, साइन थीटा इज इक्वल टू रखें 0, यानी ये एकदम इस प्रकार से हो जाए तो साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, यानी टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू पी ई और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका टाउ का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह द्विध्रुव आघूर्ण या द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा है, जो वैद्युत क्षेत्र है उसके क्या रखा है समांतर रखा है, तो टाउ का मान यानी बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं साइन 90 डिग्री हो जाए, साइन कितना हो जाए बच्चों 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना होता है तो आप कहोगे कितना 1, तो साइन 90 का मान यहां कितना रख देंगे 1, तो यहां जब 1 रखेंगे तो Pe यानी टाउ इज इक्वल टू P और इंटू ई, यानी साइन 90 पर और साइन 0 पर। ये कंडीशन पहली हो गई, ये कंडीशन दूसरी हो गई। तो पहली कंडीशन पर टाउ 0 आया, लेकिन दूसरी कंडीशन पर टाउ कितना आया P इंटू ई। अब अगर हम फिर से करें कि ये 90 डिग्री हो गया, फिर घुमा के ऐसे कर दें तो साइन 180 हो जाएगा, उसका मान भी क्या 0 हो जाएगा, यानी साइन अगर 180 हो जाए, साइन 180 हो जाए तब भी क्या हो जाएगा 0 पर, तो टाउ क्या हो जाए पुनः टाउ इज इक्वल टू 0। यानी हम कह सकते हैं सबसे बड़ा मान साइन का 90 डिग्री का होता है। तो यदि ये आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण है यानी ये द्विध्रुव बना रहा है तो इसको 90 डिग्री पर ऐसे रख दें, तब सबसे ज्यादा बल आघूर्ण कार्य करेगा। बल आघूर्ण क्या होगा मैक्सिमम होगा, यानी टाउ मैक्सिमम कब होगा टाउ मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा का मान क्या होगा 0 होगा, यानी टाउ मैक्सिमम इक्वल टू P इंटू ई, ये हो जाएगा। तो साइन थीटा का क्या होना चाहिए यहां 90 डिग्री होना चाहिए। तो साइन जब भी 90 डिग्री रहेगा तो टाउ का मान क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा। टाउ क्या है बल आघूर्ण, तो अगर हम इसको क्या करें ऐसे खड़ा करके रख दें इस प्रकार से, यहां माइनस क्यू लिख देते हैं, यहां प्लस क्यू, तब बल आघूर्ण सबसे क्या होगा अधिकतम होगा, और जैसे जैसे झुकाते जाएंगे बल आघूर्ण क्या होता जाएगा कम होता जाएगा, और अगर इसके समांतर कर देंगे क्षेत्र के तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने देखा 1.12 में द्विध्रुव पर बल F इक्वल टू क्या देखा हमने 0 देखा, और उसके बाद मैंने क्या देखा द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, इसको मिटा देते हैं उसके बाद बताते हैं द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर बल आघूर्ण जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू कितना होता है P इंटू ई, या यहां से अगर E कहें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ मैक्सिमम अपान P, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम अपान P, E का मान हो जाएगा, या टाउ इज इक्वल टू होता है P E साइन थीटा।
तो टाउ कब जीरो होगा? टाउ हो जाएगा जीरो जब साइन का मान क्या होगा बच्चों? साइन थीटा का मान हो जाएगा जीरो, यानी क्षेत्र के समांतर। और टाउ होगा मैक्सिमम जब साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम टॉपिक 1.13 स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम क्या कर देते हैं भाई? इरेज कर देते हैं। हाँ, तो इसको हम कर रहे हैं इरेज, और उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? टॉपिक 1.13। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार पुनः क्या करें? रिवाइज करके देख लें। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 1.13 सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए सतत आवेश वितरण क्या होता है और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हम निकालेंगे गॉस के नियम में। तो गॉस के नियम में इसका सबसे बढ़िया उपयोग होगा, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार कि ये है क्या। चलिए हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण। आवेश का क्या होता है भाई? वितरण होता है। तो आवेश का वितरण जो है, एक तो हो सकता है कोई लंबी वस्तु हो भाई, ठीक है, लंबा तार हो, उस पर आवेश क्या हो? फैला हो, प्लस हो या फिर माइनस हो, कोई भी आवेश हो सकता है। या फिर क्या हो? कोई समतल चादर हो तो उस पर भी आवेश क्या हो सकता है? फैल सकता है भाई, प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, हम प्लस केवल लिख रहे हैं। या फिर क्या हो सकता है? कोई आपकी आवेशित वस्तु हो, जैसे मान लीजिए ये आपका घन है, इस पर आवेश क्या हो? वितरित हो, जैसे ये। तो इस पर चारों तरफ क्या हो? आवेश वितरित हो। तो अलग अलग चीजों के लिए, जैसे ये तार के लिए अलग होगा और ये चादर के लिए अलग होगा, और कोई वस्तु है जो त्रिविमीय वस्तु है उसके लिए क्या होगा? अलग होगा। तो सतत आवेश वितरण को 3 प्रकार से हम पढ़ेंगे भाई। एक तो हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। इसमें कुछ नहीं निकालना, मुझे घनत्व निकालना है कि यहां घनत्व क्या होगा, यहां घनत्व क्या होगा और यहां घनत्व क्या होगा। तो पहला क्या है आपका? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम प्रदर्शित करते हैं भाई लैम्डा से, और लैम्डा बराबर हो जाएगा। अब ये मान लीजिए लंबाई कितनी भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, तो हम एकांक लंबाई मिलेंगे। यदि मीटर में आप नाप रहे हैं तो 1 मीटर में कितना आवेश उपस्थित है, या किलोमीटर में माप रहे हैं तो 1 किलोमीटर में कितना आवेश उपस्थित है, उसी को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम प्रदर्शित करेंगे किससे? लैम्डा से। अब देखिए लंबाई का मात्रक मीटर होता है, सही मात्रक, इसलिए मीटर में ही इसे हम लिखेंगे। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, यानी रेखीय आवेश घनत्व कितने आवेश है भाई और एकांक लंबाई में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ आवेश क्या है? Q है, टोटल आवेश क्या है? Q है, और एकांक लंबाई कब आएगी? जब पूरी लंबाई से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो Q/L ये क्या हो जाएगा भाई? रेखीय आवेश घनत्व। परिभाषा यहीं से बनेगी, एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। अगर मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर और आवेश का कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, यानी एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को ही क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। दूसरा है इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या? पृष्ठीय या पृष्ठ आवेश घनत्व आप कह सकते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको भाई प्रदर्शित करते हैं हम सिग्मा से। ये सिग्मा ऐसे बनता है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? अब पृष्ठ है भाई, ये पृष्ठ है, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा उसी को क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्षेत्रफल क्या लेंगे? एकांक लेंगे। अब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश होगा उसी को क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए आवेश की मात्रा Q है और ये आपका क्षेत्रफल
क्षेत्रफल यहाँ पर हम ए मान लेते हैं एरिया, तो Q अपान ये हो जाएगा क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी हम कह सकते हैं एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो मात्रा होती है उसी को कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक अलग होगा, Q से कूलाम भाई, और कूलाम प्रति इसका क्या, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा इसका मात्रक। बीमा भी आप इससे लिख सकते हैं। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, क्या, आयतन आवेश घनत्व। इसकी बात करें हम तो इसको प्रदर्शित करते हैं भाई रो से, क्या, रो, पी की तरह बनता है ऐसे रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, अब एकांक आयतन लेंगे, अभी तक हम लंबाई ले रहे थे, क्षेत्रफल ले रहे थे, अब क्या लेंगे, आयतन लेंगे। और आयतन का मात्रक आप जानते हैं मीटर क्यूब होता है, तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में जितने आवेश होंगे उसी को क्या कहेंगे हम, आयतन आवेश घनत्व। तो हम कह सकते हैं भाई कि एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसी को क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व। तो मान लीजिए कुल आवेश Q है और आयतन आपका V है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V। ये क्या हो जाएगा भाई, आयतन आवेश घनत्व। और इसके मात्रक की बात करें तो Q से कूलाम और प्रति मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा भाई, यही आपका क्या है, सतत आवेश वितरण, यानी आवेश का जो किस प्रकार से वितरण होता है और उसके लिए कौन कौन से शब्द हम यूज करते हैं। तो परिभाषा यहीं से आप लिख सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, एकांक आयतन पर जो आवेश की मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व। सबके मात्रा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका कूलाम प्रति मीटर, इसका कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, इसका कूलाम प्रति मीटर क्यूब, और बीमा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।